हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं प्लेटो के बारे में, जिसमें हम लोग प्लेटो के पार्ट 1 में उनके जीवन के बारे में पढ़े थे और रिपब्लिक जो उनका ग्रंथ थे उसमें पढ़ लिए थे। और पार्ट 2 में हम लोग उनके न्याय के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं प्लेटो की जो शिक्षा की व्यवस्था थी, वही शिक्षा व्यवस्था की आज हम लोग बात करेंगे पार्ट में। तो जो बच्चा अभी तक नहीं देखा है, पीछे वाला वीडियो को जाके देख लीजिए ताकि आप लोग का क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। और इस आधार पर आप लोग का क्लास होता है कि आप लोग वीडियो को एक बार देखने के बाद आप लोग किताब खोलकर पढ़िएगा तो आप लोग का जो पढ़ाया जा रहा है आप लोग का पूरा क्लियर हो जाएगा, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड लाइक कर दीजिए। आज हम लोग प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे, राइट। हम लोग प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत को देखेंगे। प्लेटोज थ्योरी ऑफ एजुकेशन, राइट। हम लोग पीछे वाला वीडियो में देखे थे कि जो प्लेटो महाराज है उनका जो ग्रंथ है रिपब्लिक, राइट। तो इस रिपब्लिक में हम लोग न्याय के बारे में पढ़े थे। और आज हम लोग जो पढ़ेंगे रिपब्लिक में हम लोग शिक्षा सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे, राइट। तो प्लेटो जी ने जो शिक्षा सिद्धांत का इस आधार पर वर्णन किया है, इस आधार पर उनका चर्चा किया है, इस आधार पर उन्होंने उसको लिखित रूप दिया है कि कोई भी व्यक्ति इनके रिपब्लिक में शिक्षा व्यवस्था के ऊपर आकर्षित हुए बिना नहीं रह सकते। यानी कि रिपब्लिक में जो शिक्षा व्यवस्था है उनमें क्या है, व्यक्तियों को व्यक्तियों को आकर्षित करता है, राइट। वे इतना अच्छा से लिखा गया है कि व्यक्ति का मन आकर्षित हो जाता है इस शिक्षा व्यवस्था को देखकर, राइट। फिर प्लेटो के न्याय सिद्धांत में उन्होंने लिखा था कि सामाजिक शिक्षा ही सामाजिक न्याय का साधन है। ठीक है, हम लोग आगे भी पढ़े थे, क्योंकि प्लेटो कहता है कि समाज में जब उत्तम शिक्षा होगा, उत्तम शिक्षा के आधार पर ही समाज में क्या होगा, उत्तम न्यायिक व्यवस्था होगा। तो इसीलिए क्या है, प्लेटो ने कहता है कि ये सभी में सबका जो जड़ है वो शिक्षा है। शिक्षा अगर अच्छा होगा, सर्वोत्तम होगा, तो समाज में न्याय बने रहेगा। और ये न्याय कहाँ से आएगा, व्यक्ति के आत्मा से आएगा। और राज्य को कोई भी नियम या कानून बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ये जो न्याय की भाव है, व्यक्ति में शिक्षा अगर होगा, शिक्षा सर्वोत्तम होगा, तो ये न्याय की भाव अपने आप उनके अंतरात्मा से आएगा, राइट। प्लेटो कहता है कि जिस राज्य को निर्माण करने वाले व्यक्ति श्रेष्ठ होंगे, ठीक है, वह राज्य क्या होगा, श्रेष्ठ होगा। ठीक है, यानी कि राज्य में एक पॉइंट लिख देता हूं कि व्यक्ति जब श्रेष्ठ होंगे तो क्या है, राज्य भी श्रेष्ठ होगा। ठीक है, यानी कि राज्यों को निर्मित करने वाला जो व्यक्ति ने निर्मित करता है वो व्यक्ति को श्रेष्ठ होना चाहिए। और ये श्रेष्ठ कहाँ से आएगा, व्यक्ति के शिक्षा से आएगा।
व्यक्ति में जिस आधार पर शिक्षा होगा उस आधार पर उनका गुण होगा और उस आधार पर क्या है वह राज्य का निर्माण कर पाएंगे। इसीलिए प्लेटो महोदय ने कहता है कि श्रेष्ठ व्यक्ति द्वारा निर्मित राज्य श्रेष्ठ होगा। राइट। प्लेटो ने यह बल दिया था कि आदर्श राज्य में या आदर्श राज्य को कैसे श्रेष्ठ बनाया जाएगा। ठीक है, आदर्श राज्य को कैसे श्रेष्ठ बना जाएगा। जब तक व्यक्ति शिक्षित नहीं होगा तब तक क्या ये श्रेष्ठ बनना संभव होगा, ये संभव नहीं हो सकता है। तो क्या है, राज्य को श्रेष्ठ बनाने के लिए प्लेटो का जो आदर्श राज्य है उसको श्रेष्ठ बनाने के लिए व्यक्ति को श्रेष्ठ बनना होगा। और ये श्रेष्ठ तभी होगा जब व्यक्ति शिक्षित होगा। व्यक्ति अगर शिक्षित नहीं होगा तो श्रेष्ठ की बात नहीं आ सकती है। और प्लेटो का जो स्वप्न है, प्लेटो का जो स्वप्न है कि राज्य को आदर्श राज्य बनाया जाएगा वो पूरा नहीं हो सकता है। राइट। तो आदर्श राज्यों को पूरा करने के लिए प्लेटो कहता है कि व्यक्ति को शिक्षित होना और शिक्षा के आधार पर व्यक्ति को श्रेष्ठ होना अति आवश्यक है। जब तक ये चीज उनके अंदर ये गुण डेवलप नहीं करेगा तब तक प्लेटो का आदर्श राज्य पूरा नहीं हो सकता है ना। और इसी के लिए प्लेटो का जो आदर्श राज्य है इसी को स्वप्न पूरा करने के लिए रिपब्लिक में, यानी कि प्लेटो का जो ग्रंथ है उसमें इतना ज्यादा शिक्षा पर बल दिया गया है ना। प्लेटो जिस समय की बात कर रहा था, जिस समय की बात कर रहा था उस समय क्या है, शासन व्यवस्था दो प्रकार पर यूनान में था, है ना। क्योंकि ये यूनान के अंदर दो छोटे छोटे देश थे, एक था एथेंस और एक था स्पार्टा। तो प्लेटो के समय में दो प्रकार के दो प्रकार के शिक्षा व्यवस्था था, दो प्रकार के शिक्षा व्यवस्था था। एक था एथेंस और एक था स्पार्टा। ये अलग अलग देश थे और यहाँ अलग अलग शिक्षा का व्यवस्था था। दोनों में जो शिक्षा का व्यवस्था था वो काफी ज्यादा भिन्न था। दोनों में काफी ज्यादा अंतर था। राइट। हम लोग पहले नंबर 1 को देख लेते हैं, एथेंस के शिक्षा पद्धति को देख लेते हैं। एथेंस की शिक्षा पद्धति को हम लोग देख लेते हैं। राइट। एथेंस की शिक्षा पद्धति में शिक्षा का व्यवस्था किनके हाथों पर था, व्यक्ति के हाथों पर था। यहाँ पर राज्य शिक्षा पर कोई भी हस्तक्षेप नहीं करता था। राज्य शिक्षा देना जरूरी नहीं समझता था। राज्य कहता था कि जो शिक्षा की व्यवस्था था ये परिवार पर निर्भर है, राज्य पर नहीं है। ठीक है, अगर परिवार चाहे तो शिक्षा दे सकते हैं, अगर नहीं चाहे तो शिक्षा नहीं दे सकते हैं। और ये एथेंस की अगर हम शिक्षा की बात करें तो इसमें एक साम्राज्य आता है जिसको कहते हैं कि रोमन साम्राज्य। रोमन साम्राज्य तक क्या है, एथेंस में कोई भी
स्कूल या कॉलेज नहीं था, है ना। रोमन साम्राज्य के काल तक स्कूल या कॉलेज नहीं था। इसके बाद में कॉलेज या स्कूलों का स्थापना हुआ था, राइट। यहाँ पर जो शिक्षा व्यवस्था था वे क्या है, 3 प्रकार में बांटा हुआ था, है ना। एक था प्राइमरी, दूसरा था आपका सेकेंडरी, और तीसरा था टर्टियरी, है ना। यानी कि ये हुआ प्राथमिक, ये हुआ माध्यमिक, और ये था आपका सैनिक शिक्षा। ये 3 प्रकार की शिक्षा व्यवस्था एथेंस में मौजूद थे। तो हम लोग नंबर 1 से शुरू करते हैं। प्राथमिक शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा तो था व्यक्ति के उम्र के 6 से 14 वर्ष तक का, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा दिया जाता था, जिसमें क्या क्या था, इसमें था साहित्य की शिक्षा और व्यायाम की शिक्षा और संगीत की शिक्षा इसमें मौजूद थे। इस साहित्य शिक्षा के अंदर ही नैतिक और धार्मिक शिक्षा दिया जाता था, राइट। नैतिक और धार्मिक शिक्षा इस साहित्य शिक्षा के अंदर ही दिया जाता था। फिर आगे बढ़ते हैं, नंबर 2 पे हम लोग चर्चा करते हैं माध्यमिक शिक्षा के बारे में। माध्यमिक शिक्षा ये 14 से 18 वर्ष तक के बच्चों को दिया जाता था, और ये काफी ज्यादा महंगी थी। ये काफी ज्यादा महंगी शिक्षा थी, इसीलिए इसमें धनी वर्ग के कुछ गिने चुने व्यक्ति ही इसका लाभ ले पाता था। गरीब इसका लाभ नहीं ले पाता था। सॉरी, गरीब का जो परिवार था, गरीब परिवार का बच्चा इस शिक्षा व्यवस्था का लाभ नहीं ले पाता था। इससे वो क्या, वंचित रह जाता था, है ना। तो एथेंस की जो शिक्षा व्यवस्था है, माध्यमिक शिक्षा बहुत ही ज़्यादा महंगी थी, इसीलिए उसमें धनी वर्ग में से ही कुछ परिवार के बच्चे ही उस शिक्षा का आनंद या उपभोग कर पाता था, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा महंगी थी। और गरीब वर्ग का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है माध्यमिक शिक्षा को ग्रहण करने का, है ना। और इसमें शिक्षा दिया जाता था राजनीति का, भाषण का और अलंकार शास्त्र का। अलंकार शास्त्र का शिक्षा दिया जाता था, है ना। इस प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था माध्यमिक शिक्षा प्रणाली में वर्णन किया जाता था, है ना। फिर और एक प्रकार की जो शिक्षा है हम लोग अभी बात कर लेते हैं, जो नंबर 3 में है, सैनिक शिक्षा। सैनिक शिक्षा ये सिर्फ और सिर्फ
किसके ऊपर पर था? ये स्टेट के ऊपर था। स्टेट ने राज्य के सभी नवयुवक के लिए सैनिक शिक्षा अनिवार्य कर दिया था और ये शिक्षा स्टेट अपनी ओर से इसमें भागीदारी करता था। ये इस शिक्षा का पूरा के पूरा भार स्टेट के ऊपर था और इसको स्टेट ने दिया करते थे, सिर्फ सैनिक शिक्षा, क्योंकि ये क्या था? राज्य के हित में था, क्योंकि राज्य को चाहिए था, उनको सैनिक चाहिए था, सैनिक चाहिए था, क्योंकि कोई भी आक्रमण करेगा राज्य पर, जब आक्रामक राज्य आक्रमण करेंगे तो कौन लड़ेगा? सैनिक ही लड़ेगा। इसीलिए राज्य ने अपना हित के लिए सैनिक शिक्षा देता था। बाकी जो 2 प्रकार की शिक्षा थी वे अपना परिवार के ऊपर निर्भर थी। ठीक है, परिवार शिक्षा दे या ना दे, राज्य कोई भी उसके ऊपर व्यवस्था नहीं बनाया था। केवल और केवल सैनिक शिक्षा को ही अनिवार्य किया था राज्य अपना हित के लिए। ठीक है, एथेंस की जो ये शिक्षा व्यवस्था थी, इसमें क्या है? काफी ज्यादा दोष है। ये दोष किस प्रकार है, चलिए हम लोग वर्णना करते हैं। राज्य की जो व्यक्ति थे, राज्य के व्यक्ति शिक्षा इसलिए ग्रहण करता था कि अपना स्वार्थ की पूर्ति के लिए ग्रहण करता था, क्योंकि वो व्यवस्था पूरा का पूरा परिवार के ऊपर था, क्योंकि उसमें राज्य ने कोई व्यवस्था नहीं बनाया था। इसीलिए ये जो शिक्षा का आधार था, स्वार्थ पूर्ति था, यहाँ पर नैतिकता नहीं था, है ना? जब नैतिकता नहीं है तो उस राज्य कैसा होंगे आप लोग समझ सकते हैं। इसीलिए वहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था था, वहाँ की शिक्षा व्यवस्था क्या है? उसमें उत्तम नागरिक नहीं बना सकता है। वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या बनाएंगे? उपद्रव बनाएंगे या क्रांतिकारी बनेंगे या भ्रष्ट नागरिक बनेंगे। तो जब राज्य में इस प्रकार के व्यक्ति शासन चलाएंगे तो राज्य कैसा होगा? राज्य के व्यक्ति कैसा होगा? बिल्कुल ही निकम्मे होंगे। उसमें कोई भी कार्य भराभार नहीं होगा, उसके अंदर कोई गुण नहीं होगा, है ना? राज्य के स्वार्थ पूर्ति के लिए कभी नहीं सोचेगा, ये अपने हमेशा सोचेगा स्वयं की स्वार्थ पूर्ति के लिए, स्वयं की स्वार्थ पूर्ति के लिए सोचेगा। नैतिकता नहीं रहेगा। तो इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था में दोष था, है ना? इसीलिए प्लेटो ने कहा था कि इस सभी का जो शिक्षा है, एथेंस का जो शिक्षा है, इसको पूर्ण रूप से क्या है? बहिष्कार करना चाहिए। और साथ में प्लेटो एक बात कहा था कि इसीलिए प्लेटो का जो एथेंस का जो शिक्षा व्यवस्था है वो क्या है? एक अज्ञानी व्यक्ति के हाथ में होते हैं। इस प्रकार की जो शासन व्यवस्था होंगे तो यहाँ के जो राजनेता होंगे वो किस प्रकार के होंगे? बिल्कुल ही अज्ञानी होंगे।
बिल्कुल ही अज्ञानी होंगे। तो इस अज्ञानी व्यक्ति के हाथ पर पूरा के पूरा शासन कार्यभार को देना अपने आप में बेवकूफ़ी है। इसीलिए प्लेटो ने इसको परिवर्तन करने के लिए कहता है। प्लेटो महाराज इसमें असंतोष था और असंतोष होकर कहा था, किसने कहा था? प्लेटो ने कहा था कि शिक्षा राज्य द्वारा दिया जाना चाहिए, है ना। शिक्षा राज्य द्वारा देना चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? उत्तम नागरिक बनाने का होना चाहिए। शिक्षा का जो व्यवस्था है इसमें परिवार का जो व्यवस्था है वो खत्म होना चाहिए। परिवार के जगह किसको ऊपर भाराभार आना चाहिए? राज्य के ऊपर इसका भाराभार आना चाहिए, क्योंकि जो शिक्षा व्यवस्था है वो राज्य खुद संचालित करे, राज्य खुद नागरिक का शिक्षा का व्यवस्था करे, तभी नैतिक और श्रेष्ठ नागरिक बनाया जा सकता है। शिक्षा द्वारा प्लेटो कहता है कि ज्ञानी शासक एवं दार्शनिक राजा तैयार किया जाना चाहिए। ठीक है, तैयार किया जाना चाहिए। किसके आधार पर? शिक्षा के आधार पर कह रहा कि ज्ञानी शासक और दार्शनिक राजा का तैयार किया जाना चाहिए, तभी देश में क्या होगा? नैतिकता के आधार पर सभी व्यक्ति जीवन यापन कर सकेंगे। राइट, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि स्पार्टा की शिक्षा, ठीक है, स्पार्टा की हम लोग स्पार्टा की शिक्षा व्यवस्था को देखेंगे। ठीक है, अब हम लोग पढ़े कि एथेंस की शिक्षा व्यवस्था, एथेंस की शिक्षा व्यवस्था में क्या था कि पूरा का पूरा परिवार निर्भर था, उसमें राज्य कोई भी हस्तक्षेप या कार्य नहीं करते थे। आप स्पार्टा की शिक्षा संपूर्ण अलग थे। यहाँ की शिक्षा राज्य के ऊपर पूरा के पूरा निर्भर था। इस शिक्षा को राज्य दिया करते थे। ठीक है, यहाँ पर शिक्षा व्यक्तिगत नहीं था, यहाँ पर शिक्षा राज्य की व्यवस्था में नहीं था। ठीक है, यहाँ जब बच्चे 7 वर्ष की हो जाते थे, जब 7 वर्ष की हो जाते थे तो स्पार्टा के नागरिक को राज्य के अधिकारी को सौंपना पड़ता था। राज्य के अधिकारी को सौंपना पड़ता था और राज्य के अधिकारी उस बच्चे को लेकर क्या करते थे? कठोर सैनिक शिक्षा देते थे। यानी कि अपना माता पिता का कार्य सिर्फ ये होता है कि बच्चा को 7 वर्ष तक पालन करे, बच्चा का स्वास्थ्य का ध्यान रखे, बच्चा सर्वोत्तम पैदा करे, बच्चा स्वास्थ्य पैदा करे और पैदा करने के बाद 7 वर्ष तक पालन करे। पालन करने के बाद राज्य को सौंप दे। राज्य को सौंपने के बाद राज्य ने तैयार करता था बच्चा को, कठोर सैनिक शिक्षा देकर बच्चा को क्या तैयार करता था? वीर योद्धा के रूप में तैयार करता था। क्योंकि स्पार्टा जो था, ठीक है,
स्पार्टा स्टेट जो था ये चारों तरफ से शत्रु देशों से भरा हुआ था, है ना। चारों तरफ से स्पार्टा शत्रु देशों से भरा हुआ था, इसीलिए स्पार्टा उनके देश के नागरिक के बच्चे जब 7 वर्ष हो जाते थे तभी क्या है बच्चों को ले लेते थे और उसका शिक्षा का भारा भार खुद उठाते थे और बच्चा को सैनिक शिक्षा देकर उनको वीर योद्धा के रूप में तैयार करते थे, है ना। स्त्री के लिए शारीरिक शिक्षा की व्यवस्था थी, ठीक है। शारीरिक शिक्षा, व्यायाम, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारा चीज आ जाते हैं व्यायाम के अंदर, ठीक है। जैसे खेल, कुश्ती, भाला फेंकना, ये सभी चीजों को व्यायाम के अंदर आ जाता है। और ये राज्य सिर्फ इसलिए करता है क्योंकि राज्य सिर्फ और सिर्फ अपना स्वार्थ पूर्ति के लिए कर रहा था, ठीक है। ये स्वार्थ पूर्ति इसलिए क्योंकि स्त्री को शिक्षा देकर उनके स्वास्थ्य के लिए उनका शिक्षा दिया जाता था, उनके स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए शिक्षा दिया जाता था कि स्त्री की स्वास्थ्य जब ठीक रहेंगे, ठीक है, स्त्री की स्वास्थ्य जब ठीक रहेंगे, इसीलिए स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो संतान क्या होगी, बलशाली होगी और स्वास्थ्य पैदा होगी, ठीक है। इसीलिए स्पार्टा ने स्त्री की शारीरिक शिक्षा को अनिवार्य कर दिया था ताकि वो जो राज्यों को संतान देगी वो अच्छा हो, पुष्ट हो और बलशाली हो, ठीक है। स्पार्टा में 20 वर्ष यानी कि उम्र के 20 वर्ष के बाद विवाह की अनुमति थी, ठीक है। लेकिन ये विवाह सिर्फ और सिर्फ नाम मात्र ही कहा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि विवाह होने के बाद स्त्री को सिर्फ 30 वर्ष के लिए ही पुरुष के घर में रहने की व्यवस्था थी। 30 वर्ष के बाद स्त्री को पुरुष के घर में रहने की व्यवस्था नहीं थी, ठीक है। फिर जैसे ही बच्चे 7 साल के हो जाते हैं तो राज्यों को सौंपकर उनको अलग होना पड़ता है, ठीक है। 7 वर्ष हो जाता है तो ये राज्यों को बच्चे को सौंप देता है और अलग हो जाते हैं, ठीक है, अलग हो जाते हैं, राइट। विवाह का जो संबंध था, विवाह का जो संबंध था वे गुप्त था और गुप्त रूप में क्या था, एक अवैध संबंध के रूप में स्पार्टावासियों ने देखा करते थे। वहाँ की जो सैनिक व्यवस्था थी, सॉरी, सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था भी सैनिक अवस्थाओं के अनुरूप में थी। यानी कि वहाँ के हम ये कह सकते हैं कि स्पार्टा की सामाजिक व्यवस्था भी सैनिक के अनुरूप ही थी, सैनिक व्यवस्था के अनुरूप थी, है ना। स्पार्टा में भोजन अपना गृह में नहीं करने का किसी को अधिकार था। स्पार्टा में भोजन का अधिकार सामूहिक भोजनालय में था। और ये भोजन कहाँ से आते थे स्पार्टा में, स्पार्टा में जो दास थे उस दास ने कमा के देते थे या फिर दास के द्वारा कर वसूल कर सामूहिक भोजनालय में स्पार्टा के नागरिकों लिए
नागरिकों के लिए भोजन बनाया करते थे, है ना। हाँ, ये व्यवस्था था कि कोई भी नागरिक अमीर या गरीब ना रहे, सभी व्यक्ति एक रहे। इसीलिए वहाँ की जो मुद्रा थी, वहाँ की मुद्रा को लोहे से बनाए जाते थे। वहाँ की मुद्रा लोहे से बनाए जाते थे और वहाँ किसी को भी सोना या चांदी रखने का अधिकार नहीं था। स्पार्टा के नागरिक को सोना चांदी रखने का अधिकार नहीं था, है ना, राइट। स्पार्टा की जो शासन व्यवस्था थी, स्पार्टा की शासन व्यवस्था वे कुलीन परिवार के हाथों में था। स्पार्टा की शासन व्यवस्था कुलीन परिवार के हाथों में था। यह कुलीन परिवार यानी कि समाज में जिस परिवार को उच्च स्थान में माना जाता है, उसी परिवार को कुलीन परिवार कहा जाता है ना। तो कहने का तात्पर्य ये है कि स्पार्टा में कुलीन परिवार के हाथ में शासन देने का मतलब यही था कि कोई भी परिवार का टेंशन ना रहे, धन का टेंशन ना रहे, किसी भी प्रकार की कोई चिंता ना रहे, और वे पूरा के पूरा जो समय है वो क्या है कि वो राज्य के शासन में दे सके। इसीलिए वहाँ की जो व्यवस्था थी संपूर्ण रूप से कुलीन के ऊपर था और कुलीन लोग ही वहाँ पर शासन कर सकते थे। ये जो शिक्षा व्यवस्था है, इस शिक्षा व्यवस्था को भी प्लेटो ने पूर्ण नहीं मानता है, इसको भी अपूर्ण मानता है। इसीलिए क्योंकि स्पार्टा ने क्या करता है, संपूर्ण रूप से सैनिक बनाने पर बल देते थे, क्योंकि स्पार्टा अपने स्वार्थ के लिए, अपना राज्य के रक्षा के लिए, आक्रमणकारी देशों से आक्रमण से बचने के लिए अपना देश के नागरिक में सैनिक तैयार करते थे और उनको सिर्फ और सिर्फ कठोर शिक्षा शारीरिक रूप में ही देना पड़ता था और उनको शारीरिक रूप से ही उनको कठोर परीक्षा में पास करना पड़ता था, तब जाकर वे सैनिक होते थे। ठीक है, तो यहाँ स्पार्टा में बुद्धि, ज्ञान और अध्ययन में बल नहीं देते थे। यहाँ संपूर्ण रूप से शारीरिक कार्यों में बल दिया करते थे। इसीलिए स्पार्टा में अधिक से अधिक व्यक्ति क्या होते थे, अशिक्षित होते थे। पहले ही ये होता था कि एथेंस से लोग जाते थे, एथेंस से लोग जाकर स्पार्टा से सैनिक शिक्षा ग्रहण कर आता था, क्योंकि एथेंस में सारा के सारा शिक्षा का भार परिवार के ऊपर था, है ना। इसीलिए लोग स्पार्टा जाकर सैनिक शिक्षा ग्रहण करके एथेंस आया करते थे। लेकिन इस शिक्षा व्यवस्था में भी प्लेटो क्या है, संपूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि वहाँ राज्य के ऊपर शिक्षा का भार होने के बावजूद भी लोग अशिक्षित थे, क्योंकि वह संपूर्ण रूप से सैनिक शिक्षा पर बल देते थे, राइट। अभी हम लोग बात करेंगे प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था।
ठीक है, प्लेटो ने अपना रिपब्लिक में शिक्षा व्यवस्था का कैसे वर्णन किया है, इसी के बारे में अध्ययन किया जाएगा, राइट। प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था के बारे में बात करेंगे। प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था में एवं स्त्री समान रूप से भागीदार थे, सभी के लिए शिक्षा अनिवार्य थे और पुरुष और स्त्री को दोनों को शिक्षा ग्रहण करना पड़ता था। प्लेटो की जो शिक्षा व्यवस्था है वे दो भागों में बांटा है। एक होता है क्या, प्रारंभिक शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा, और दूसरा होता है उच्च शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा या प्राइमरी एजुकेशन, ये क्या था, बच्चे के उम्र से 6 से 20 वर्ष तक के लिए बच्चे को ये शिक्षा दिया जाता था। इससे 20 वर्ष से बच्चे की उम्र के 6 से 20 वर्ष तक ये शिक्षा की व्यवस्था थी और ये शिक्षा बच्चे के चरित्र निर्माण पर बल दिया जाता था, है ना। चरित्र निर्माण पर बल दिया जाता था, उनके अंदर गुणों की विकास करने के लिए, क्योंकि प्लेटो का लक्ष्य क्या था, आदर्श राज्य बनाना और दार्शनिक राजा बनाना। दार्शनिक राजा के द्वारा आदर्श राज्य में शासन करना। इसीलिए क्या है, प्रारंभिक शिक्षा व्यवस्था जो बच्चे के उम्र से 6 से 20 वर्षों तक के लिए ये प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था थी, जिसमें संपूर्ण रूप से चरित्र निर्माण का बल दिया जाता था। ठीक है, इस शिक्षा का जो उद्देश्य था, सैनिक वर्ग को पूरा करने का था। ठीक है, इस शिक्षा व्यवस्था में सैनिक का संपूर्ण रूप से ध्यान रखा जाता था, सैनिक शिक्षा के ऊपर, राइट। इसमें व्यायाम, संगीत और व्यायाम और संगीत सम्मिलित था, राइट। व्यायाम, व्यायाम की शिक्षा शरीर के लिए, ठीक है, शारीरिक शिक्षा यानी कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम की शिक्षा दिया जाता था, और संगीत की शिक्षा की संतुष्टि के लिए, आत्मा के लिए दिया जाता था। ठीक है, और ये दोनों शिक्षा को महत्वपूर्ण मानता था। हम लोग एक बात को देख सकते हैं कि जब डेनियल कनेल जी ने एक बात कहा था, मुझे राष्ट्र के गीत लिखने दो, मैं इस बात की परवाह नहीं करता कि कौन कानून बनाता है। ठीक है, और उसी को देखते हुए, मतलब उसी का अध्ययन करने के बाद प्लेटो महोदय ने कहता है कि मुझे एक देश के लिए उचित प्रकार के गीत लिखने दो, किसी व्यक्ति को इस देश के कानून बनाने की आवश्यकता ही नहीं होगा। तो प्लेटो ने संगीत को काफ़ी ज़्यादा महत्व दिया था
और प्लेटो इसको कह रहा था कि मुझे क्या है, किसी देश के लिए गीत लिखने दो, और जब मैं गीत लिख दूंगा और जब सारी जो पूरा देश है जान जाएंगे, तो क्या है, उन देश में कानून बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेंगे। अपने आप उनके आत्मा से नैतिकता का भाव आएगा और कानून की जरूरत नहीं पड़ेगा, है ना। ये प्लेटो द्वारा कहा गया था, राइट। इसको इरेज कर लेते हैं। प्रारंभिक शिक्षा के बाद क्या है, सैनिक शिक्षा ग्रहण करना पड़ता था। प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने के बाद सैनिक शिक्षा ग्रहण करना पड़ता था, और ये सैनिक शिक्षा 18 से 20 वर्ष के उम्र के बच्चे को दिया जाता था। जो प्रारंभिक शिक्षा जो 6 से 20 वर्ष था, प्रारंभिक शिक्षा के अंदर 6 से 20 वर्ष था, जिसमें से आपका पूर्ण हो जाता था क्या है, 6 से 18 वर्ष है, और 18 से 20 वर्ष 2 वर्ष का जो शिक्षा था वो सैनिक शिक्षा दिया जाता था। जो बच्चे प्रारंभिक शिक्षा में पास हो जाते थे उनके लिए सैनिक शिक्षा की व्यवस्था करता था। जो सैनिक शिक्षा इस शिक्षा में पूर्ण हो जाते थे, ठीक है, वो सैनिक बनते थे, राइट। ये कह सकते हैं कि 18 से 20 वर्ष के जो बच्चे होते हैं, इस शिक्षा पूर्ण के बाद जो सबसे ज्यादा इस शिक्षा में योग्यता दिखाते थे उनको सैनिक में सम्मिलित कर लिए जाते थे, राइट। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे उच्च शिक्षा को। प्लेटो की जो हायर एजुकेशन था, ये क्या था, 20 से 20 वर्ष में शुरू होता था और 30 वर्ष तक था, राइट। और उच्च शिक्षा में 2 भाग था। हम लोग इसको थोड़ा लिख लेते हैं तो आपके लिए बेहतर रहेगा, है ना। प्लेटो की जो उच्च शिक्षा था, इसमें क्या था, 2 स्तर था। 2 स्तर था। नंबर 1 20 से 30 वर्ष और 30 से 35 वर्ष, है ना। तो उच्च शिक्षा के प्रथम स्थान जो है 20 से 30 वर्ष, उच्च शिक्षा के प्रथम स्थान में विज्ञान एवं तर्क का शिक्षा दिया करते थे। जो शिक्षा पहले क्या था, जो शिक्षा पहले भावात्मक और कलात्मक था, वही परिवर्तन होकर क्या हो जाता है, विज्ञान एवं तर्क के आधार पर शिक्षा प्रारंभ हो जाता है। इस शिक्षा के साथ साथ प्लेटो ने गणित, गणित की शिक्षा पर उन्होंने अधिक बल देता था, और उनका कहना था कि राज्य का जो सेनापति होगा उनको क्या है, अंक
का ज्ञान जरूरी है, राइट। अंक या संख्या का ज्ञान उनके लिए जरूरी है, इसीलिए विज्ञान एवं तर्क के साथ साथ गणित का शिक्षा दिया करता था। 20 से 30 वर्ष की शिक्षा के बाद परीक्षा देना पड़ता था, ठीक है। और जो इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाता था, वे शासक के शिक्षा के लिए, यानी कि आदर्श राजा के शिक्षा के लिए अध्ययन करने का मौका मिलता था, है ना। फिर आगे के पाठ में जाता है, जो 20 से 30 वर्ष में शिक्षा पूरा कर लेता है, पूरा करने के बाद परीक्षा देता है, परीक्षा में सफल हो जाता है, उनके लिए और एक पाठ होता है। मैंने पहले ही बताया कि उच्च शिक्षा का 2 पार्ट में बटा हुआ था, 20 से 30 वर्ष और 30 से 35 वर्ष। जो वो 20 से 30 वर्ष भी पूरा करके आगे चल जाता है, उसके लिए और एक पार्ट आता है 30 से 35 वर्ष। ये 5 वर्ष तक का जो शिक्षा था, इसमें, ठीक है, इससे 35 वर्ष का जो शिक्षा था, इसमें दंडात्मक शिक्षा, डायलेक्टिक एजुकेशन की शिक्षा दिया करते थे, ठीक है। जिसके अंदर क्या था कि दर्शन शास्त्र के अध्ययन पर विशेष जोर दिया जाता था, राइट। इसके अंदर क्या होता था कि दर्शन शास्त्र जो है, दर्शन शास्त्र की शिक्षा पर अधिक बल दिया जाता था। और जो इसको भी पूरा कर लेता है, 20 से 30 वर्ष की शिक्षा को भी जो पूरा कर लेता है, ठीक है, तो प्लेटो की शिक्षा यहाँ भी पूर्ण नहीं होता है, वे और एक 15 वर्ष तक की शिक्षा की एक बात करता है, यानी कि जीवन का 50 वर्ष, राइट। वह कहता है कि ये भी पूर्ण नहीं है, ये भी क्या है, इनके अंदर भी वो गुण विकसित नहीं हुआ है। देश को चलाने के लिए देश में क्या है, सुशासन व्यवस्था के रूप में, या हम ये कह सकते हैं कि आदर्श राज्य को चलाने के लिए, ठीक है, दार्शनिक शासक अभी भी पूर्ण नहीं हुआ है। इसीलिए प्लेटो महोदय ने 15 वर्ष तक कहता है कि तुम जाओ और दुनिया का अध्ययन करके आओ। तुम पूरी दुनिया का अध्ययन करो। दुनिया यानी ये समुंदर है, और तुम इसमें क्या है, अभी तक गोता मारना सीखे नहीं हो, तुम अभी तक तैरना सीखे नहीं हो। जब तुम इसके ढेव को बर्दाश्त करना सीख जाओगे, इसके अंदर जो ढेव होता है वो जब आपको आघात करेगी बार बार, फिर भी आपको उस ढेव को चीरते हुए आपको आगे जाना है तैर कर। जब आप इस समुंदर को पार कर लेंगे, समुंदर यानी कि ये दुनिया रूपी समुंदर को जब आप पूरी तरह से अध्ययन कर लोगे, तब आप फिर से लौट कर आना, ठीक है, हमारे पास, है ना। यानी कि जब आपने 15 वर्ष तक दुनिया की जो झड़ है, दुनिया की जो तूफान है, दुनिया रूपी समुंदर की जो ढेव है, तुम उसमें तैरना सीख जाओगे। दुनिया रूपी जो झड़ है, ये तूफान है, जब उसकी आघात तुम सहन करना सीख जाओगे, उसके बाद तुमको शिक्षा और नहीं दिया जाएगा। यही तुम्हारा शिक्षा पूर्ण हो जाएगा। लेकिन करना तुमको ये होगा कि तुमको हमको क्या करना होगा,
एग्जाम देना होगा। ठीक है, जब तुम इस परीक्षा में भी पास हो जाओगे तब तुम जाकर क्या बनोगे, आदर्श राजा बन जाओगे। और तुम दार्शनिक राजा बन जाओगे। तुम दार्शनिक राजा बन जाओगे और तुम राज्य को एक आदर्श राज्य के रूप में परिवर्तन कर पाओगे। ठीक है, तो यहां तक तो समझ में आया। ठीक है, प्राइमरी शिक्षा, फिर उच्च शिक्षा। उच्च शिक्षा में 2 पार्ट था। ठीक है, 20 से 30 वर्ष और 30 से 35 वर्ष। फिर वो भी पूर्ण नहीं होता है, दुनिया को जानने के लिए और 15 वर्ष देता है। तो जीवन के 50 वर्ष तक उन्होंने अध्ययन करता है। अध्ययन करने के बाद जो कठिन परीक्षा, अग्नि परीक्षा में जो पास हो जाता है वो क्या है, शासक बन जाता है, दार्शनिक राजा बन जाता है और आदर्श राज्यों को स्थापित करता है। लेकिन इसमें तो ये जरूरी नहीं कि एक ही व्यक्ति इस अग्नि परीक्षा तक पहुंचा था, है ना। हो सकता है कई सारे व्यक्ति थे, लेकिन उनमें से एक ही व्यक्ति इस कठिन परीक्षा को, लास्ट वाला जो एग्जाम था उसको पास करके आगे निकला है। बाकी सारे व्यक्ति क्या करेंगे, ये आप लोग के मन में जरूर सवाल आ रहा होगा। तो वो सारे व्यक्ति क्या करेंगे, राज्य की जो शासन कार्य है, शासन कार्य में वो लोग भाग निभाएंगे। देश को चलाने के लिए सिर्फ राजा ही तो महत्वपूर्ण नहीं होता है ना, उसके साथ मंत्री होता है, महामंत्री होता है, अलग अलग जो डिपार्टमेंट होता है। अभी हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे रेल मंत्री, खाद्य मंत्री, उस टाइम तो रेल नहीं था, लेकिन ऐसा, ठीक है, बहुत सारा सिस्टम उस समय भी था। जैसे मंत्री का पद था, है ना। तो जैसे जब हम लोग सेनापति बोलते हैं, सेनापति, मंत्री, है ना, काफ़ी सारे जो तो उसमें अंशदार होते हैं राज्य को चलाने के लिए, उन सभी कार्यों में उन लोग को लगाया जाता था। लेकिन अंतिम परीक्षा जो पास करता था उनको शासक बनाया जाता था। राइट, ठीक है। आज के वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग अगला वीडियो में मिलेंगे एक नया इसका थिंकिंग के साथ, प्लेटो महाराज की जो थिंकिंग है, ठीक है, उसमें हम लोग आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।